आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि लोकसभा के दूसरे चरण के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधा और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अब वामपंथ की बेड़ियों में जकड़ गई है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में लौटी तो माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की कोशिश करेगी और आपकी संपत्ति हड़प कर घुसपैठियों में बांट देगी। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। आंसू नहीं टपकना चाहिए और इसलिए मैंने मुफ्त राशन की योजना चलाई है और मैं आज फिर गारंटी देने आया हूं, इसका सबसे अधिक फायदा मेरी कोशिश है आपका बिजली का बिल 0 हो जाए। कार खरीदेगी और आप अपने घर में बिजली से कमाई करो, ये काम। मोदी हर बार कोई नया काम आप ही की सेवा के लिए करता है, आपकी मजबूती के लिए करता है, क्योंकि मुझे मेरा देश मजबूत बनाने के लिए हर परिवार को मजबूत बनाना है। ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताओ मेरा एक काम करोगे, पक्का करोगे। अभी जब आप प्रचार में जाएंगे तो हो सकता है किसी गांव में एक आध दो ऐसे परिवार मिल जाए जिनको अभी गैस चूल्हा नहीं मिला होगा, एक आध दो परिवार मिल जाए। अपने भाषण में मोदी ने कहा कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का मानती थी। फिर मोदी ने कहा कि आपकी संपत्ति ऐंठ कर कांग्रेस उसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों में बांट देगी। पीएम ने कहा कि ये जनता को मंजूर नहीं होगा कि उनकी संपत्ति को ऐंठ कर घुसपैठियों को बांटा जाए। फिर मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो वो मां बहनों के सोने का हिसाब करेगी, उनकी जानकारी लेंगे और फिर उसे बांट देंगे। उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पीएम ने कांग्रेस की सोच को अर्बन नक्सल की सोच बताया और कहा कि मां बहनों का मंगलसूत्र भी कांग्रेस बचने नहीं देगी। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। उधर बांसवाड़ा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस मां बहनों का सोना लेकर घुसपैठियों को बांटना चाहती है। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की महिलाओं के सोने का हिसाब करके उसे उन लोगों में बांटना चाहती है जिनका देश का संपत्ति पर पहला अधिकार मनमोहन सिंह सरकार मानती थी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, उसका हिसाब लगाया जाएगा। जो बहनों का सोना है और जो संपत्तियां हैं ये आपसे ऐंठ ली जाएंगी। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा,
हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और आपको बताएं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मोदी के प्रहार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट के जरिए जवाब दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट साझा किया जिसमें पीएम मोदी के भाषण को हेट स्पीच करार दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने पद की गरिमा को गिरा दिया है। पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है और आरोप लगाया है कि मोदी जनता को असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, वायनाड से उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताजा भाषण को निशाने पर लिया। असल मुद्दों से भटकाने की बीजेपी की कोशिश है। ये सत्यता से हटके बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी नेता लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, कांग्रेस हमारी संपत्ति, गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों, SC/ST की संपत्ति, महिलाओं की बचत को छीनना चाहती है। इसे विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के बीच बांटना चाहती है। तो देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर इस समय राजनीतिक हलचल चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर। अब आप जो देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अमित मालवीय, प्रमुख बीजेपी IT सेल के जो है, उनका ये पोस्ट देख रहे हैं, जिन्होंने पीएम मोदी की बातों को ही दोहराया है। विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाह रही है कांग्रेस पार्टी। ST की संपत्ति, महिलाओं की बचत को खत्म करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। तो ये बड़ी खबर है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब बीजेपी का एक जो नेता है अब उसे राजनीतिक रूप देने में लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी को अब उनके मैनिफेस्टो पर घेरा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं, चुनावी दावे किए हैं, उन पर अब कांग्रेस पार्टी खुद घिर गई है। और आइए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को नोटिस की तैयारी अब शुरू हो गई है। पार्टी जारी कर सकती है उनके खिलाफ नोटिस। कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना है। पूरे लोकसभा चुनाव में प्रचार में नजर हरक सिंह रावत नहीं आए हैं। अब नोटिस उनको जारी किया गया है। पूछा जाएगा, कारण बताओ नोटिस में उनको जवाब देना होगा। किसी लोकसभा सीट पर प्रचार उन्होंने नहीं किया है, यही सवाल किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ओडिशा में चुनाव में पार्टी ने सौंपी थी उनको एक बड़ी जिम्मेदारी।
बहुअनुकृति हो चुकी है बीजेपी में शामिल और खबरें ये भी छनकर आ रही है कि जल्द ही हरक सिंह रावत भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी में कम बैक कर सकते हैं हरक सिंह रावत। दीपांकर इस पर और जानकारी देंगे। दीपांकर, जमीनी हकीकत बेहतर बता सकते हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपांकर, क्या सुगबुगाहट बनी हुई है? हरक सिंह रावत अभी तक के प्रचार में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं, कारण बताओ, नोटिस उनके खिलाफ जारी हो गया है, क्या सोर्सेस ऐसी कोई जानकारी दे रही है कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? अभी खास तो ये जो खबर है कि ये जल्दी नोटिस जारी हो सकता है और नोटिस जारी होने के बाद उनको फिर जवाब देना होगा। पार्टी का ये मानना है कि इतने दिन प्रचार के रहे, लगभग 1 महीने का प्रचार रहा, तो उसमें हरक सिंह रावत कहीं भी नजर नहीं आया। और कल उनकी बहू जिस तरीके से बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया, अनुकृति गोसाई ने, जिन्होंने 2022 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, तब हरक सिंह रावत को टिकट न देकर पार्टी ने अनुकृति रावत को टिकट दिया था। तो ऐसे में अब राजनीति तेज है और हरक सिंह रावत का अब क्या स्टैंड है? क्या वो कांग्रेस के साथ बने रहेंगे? क्या वो कांग्रेस छोड़कर वो भी बीजेपी में शामिल होंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल है। क्या बीजेपी उनको लेगी? तो पार्टी की कहीं ना कहीं अनुकृति गोसाई ने जब बीजेपी ज्वाइन की है तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक झटका है कि जिनके ससुर जो रिश्ते में है वो अगर वो कांग्रेस में अभी हैं और बहू बीजेपी में चली जाती है तो ये पार्टी इसमें आगे सोचना चाहती है कि आगे क्या होगा। तो अब फिलहाल उनको नोटिस जारी करने की तैयारी है कि आप इतने दिनों तक जब राज्य में प्रचार चला तो आप बड़े नेता के तौर पर कहाँ थे। हालांकि उनको ओडिशा में ड्यूटी लगी है, लेकिन बावजूद इसके एक भी दिन आपका राज्य में प्रचार न करना कई सवाल खड़े करता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब तैयारी कर रही है कि नोटिस जारी करके उनसे पूछा जाए कि आपने राज्य में प्रचार क्यों नहीं किया। शुक्रिया आपका दीपांकर भट्ट जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। उधर रुद्रप्रयाग जिले के सतेरा खाल क्षेत्र में जंगल जल रहे हैं, जिसकी वजह से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। रुद्रप्रयाग में करीब 1 हफ्ते से कई जंगल जल चुके हैं और इस समय भी जंगल की आग बदस्तूर जारी है। वन विभाग आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश फेल होती नजर आ रही है। उत्तरकाशी में बाड़ाहाट रेंज के जंगलों में रात भर आग लगी रही है, जो अभी भी जारी है। हालांकि वन विभाग के कर्मी आग पर काबू पाने की जुगत में लगे हुए हैं, कामयाबी नहीं मिल पा रही है। हालांकि पहाड़ में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगल में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो पहाड़ में जल रहे हैं कई जंगल। अभी तक आग लगने की 380 घटनाएं 440 हेक्टेयर क्षेत्र में आ चुकी है। आग की ये जो पकड़ है वो आगे बढ़ती जा रही है। आग लगातार वन संपदा को नुकसान पहुंचा रही है। वन विभाग को 9 लाख के नुकसान का इस समय अनुमान जताया गया है। गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों की आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हमारे सहयोगी इस पर जुड़ेंगे और जानकारी देंगे क्या कदम इसके ऊपर उठाए जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर बैठक भी की थी, लेकिन फिर भी आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिन पर काबू पाना भी मुश्किल साबित हो रहा है। सुनील नप्रपात और जानकारी इस खबर पर देंगे। हमारे साथ लाइव इस समय मौजूद है देहरादून से सुनील नप्रपात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस पर बैठक की थी, लेकिन फिर भी लगातार आग की घटनाएं भी बढ़ रही हैं और बड़ी बात यह है कि उस पर काबू भी नहीं पाया जा रहा है। बिल्कुल कंचन, और अभी इसकी इंटेंसिटी और बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस बार आपने देखा कि बरसात में जितनी बारिश चाहिए होती है नॉर्मल बारिश, उतनी बारिश भी नहीं हुई, यानी कि कम बारिश हुई। और पिछले 1-1.5 महीने से लगातार मौसम शुष्क बना हुआ है, चटक धूप यहाँ पर लग रही है, बारिश नहीं हुई है। तो इसके चलते अब जंगलों की आग, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, जंगलों की आग में भी उतनी तीव्रता हमको देखने को मिल रही है। पूरे प्रदेश में जगह जगह जंगल जल रहे हैं। और एक जो बड़ी बात है कि वन विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, 380 घटनाएं बताई हैं, 440 हेक्टेयर क्षेत्रफल बताया जो आग से प्रभावित हुआ है, इसको बहुत मिनिमाइज करके पेश किया जा रहा है, क्योंकि जंगल बड़े पैमाने पर जल चुके हैं, लेकिन वन विभाग इनको कम करके आंक रहा है, कम करके आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी इस बात को बेहद गंभीरता से लिया है, उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिशियल की मीटिंग भी ली और बाकायदा उनको अलर्ट किया कि डीएफओ खुद ग्राउंड पर जाएं और डीएफओ उस स्पॉट पर जाएं जहां आग लग रही है और आग बुझाने के वहां पर प्रयास किए जाएं,
क्योंकि कोई ऑफिसर्स जब फील्ड में जाता है तो उसके जो तमाम स्टाफ रहता है, स्टाफ और एक्टिव होकर वहां पर काम करता है, लेकिन फिलहाल ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है किसी भी स्पॉट पर। और सबसे अधिक जो चिंता की बात है कंचन, कि वाइल्ड लाइफ एरिया जो रिजर्व होते हैं स्पेशली वाइल्ड लाइफ के लिए, वो भी इस आग की चपेट में हैं। अभी तक वाइल्ड लाइफ एरिया में 36 घटनाएं हो चुकी हैं आग लगने की, और एक बड़ा क्षेत्रफल जो है इसमें जलकर नष्ट हो चुका है। तो एक बड़ा नुकसान हम कह सकते हैं कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यहाँ पर हो रहा है। हर साल बड़े पैमाने पर मीटिंगें होती हैं, हर साल पर्याप्त पैसा भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जारी होता है, लेकिन जब गर्मियों का सीजन आता है, फॉरेस्ट फायर का सीजन आता है, तो हम देखते हैं कि जंगल इसी तरह धधकने शुरू हो जाते हैं। वाकई में बहुत शुक्रिया आपका सुनील नवप्रभात जानकारी के लिए। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस पर आपको जानकारी दे देते हैं। अगले 48 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना है और इसके साथ ही पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश का अलर्ट घोषित किया गया। साथ ही आपको बताएं, मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ ही बारिश हो सकती है, ये अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में उम्मीद है कि बारिश होने के बाद जंगलों की आग बुझेगी, जंगलों को राहत जरूर मिलेगी। खबर टिहरी के प्रताप नगर से है, जहां पर एक बार फिर से गुलदार का आतंक बना हुआ है। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और एक खबर आपको विस्तार से बता रहे हैं। टिहरी के प्रताप नगर क्षेत्र से एक खबर आई है। गुलदार का आतंक बना हुआ है, लोगों में दहशत का माहौल है। शुक्रवार को गुलदार ने एक लड़की पर हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद लोगों में दहशत है। कुमाऊं को पर्यटन से जोड़ने के लिए मानसखंड ट्रेन शुरू होने जा रही है। ये ट्रेन पुणे से सैलानियों को लेकर टनकपुर पहुंचेगी। इसके बाद रोड की मदद से सैलानी कुमाऊं के सभी धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर पहुंचेंगे। मानसखंड ट्रेन 24 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इस ट्रेन की मदद से कुमाऊं पहुंचने वाले सैलानी 7 दिन 6 रात पहाड़ों में गुजारेंगे। इस दौरान सैलानियों को पूर्णागिरी, हाट कालिका, पाताल भुवनेश्वर, मायावती आश्रम, जागेश्वर धाम, चिंतई मंदिर, कसार देवी और नैना देवी के दर्शन कराने का प्लान तैयार किया गया है। ये ट्रेन साल भर पुणे से टनकपुर तक सैलानियों को लाएगी। के लिए मानसखंड एक्सप्रेस चलाई जा रही है, जिसमें 2 यात्रियों के दल का आने का प्लान है। ये पूरा कुमाऊं भ्रमण करेंगे। पिथौरागढ़ में लगभग टेंटेटिव जो डेट है वो 25-26 है। वो टनकपुर से होते हुए, टनकपुर चंपावत से होते हुए पिथौरागढ़ में प्रवेश करेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है। अब पहाड़ में चुनौती पर्यटक सीजन को लेकर है। व्यवस्थाएं अब तक नहीं बन पाई हैं। पर्यटन कारोबारी चिंतित है। देखिए इस पर रिपोर्ट। पहाड़ में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है। मैदान में गर्मी बढ़ने के बाद पर्यटक पहाड़ का रुख कर रहे हैं। नैनीताल में भी सैलानियों के आने का सिलसिला जारी है। पर्यटकों के आने से कारोबारी काफी खुश हैं, लेकिन पार्किंग की सही व्यवस्था नहीं होने से व्यापारी परेशान भी हैं और प्रशासन से समस्या की जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। मिसमैनेजमेंट रहा तो बीते वर्षों की तरह वही धर्रा चलेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद है, क्योंकि अगर मिसमैनेजमेंट और रूट प्लानिंग सही से नहीं हुई तो फिर व्यवस्थाएं चरमराएंगी, ट्रैफिक फंसेगा, लोग फंसेंगे, जाम लगेंगे और पार्किंग व्यवस्था सुचारू रूप से ना होने की वजह से गलत छवि शहर की जाएगी। पूरे पहाड़ में पर्यटन ने रफ्तार पकड़ ली है और आने वाले समय में यहाँ और भी तेजी होने वाली है। ऐसे में प्रशासन का दावा है कि पार्किंग को लेकर कोई परेशानी न हो
इसके लिए प्लान के तहत काम किया जा रहा है। नई पार्किंग पर एडमिनिस्ट्रेशन की अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं। इसमें नगर पालिका भी अपने स्तर पर पार्किंग की कैपेसिटीज को बढ़ाने का काम कर रही है। साथ में प्राधिकरण ने भी कुछ पार्किंग्स डेवलप करी हैं। कुछ पार्किंग्स आपकी काम चल रहा है जिसमें नेशनल होटल है, कुछ पाइपलाइन में है जिसमें आपका मेट्रोपोल है। तो ये सब जो समय के साथ ये सारी पार्किंग्स वगैरह डेवलप करने पर लगातार प्रशासन की एजेंसियां काम कर रही है। नैनीताल में सैलानी पहुंच रहे हैं, लेकिन कारोबारियों का कहना है कि पिछले सीजन की परेशानियां दूर नहीं हुई है, लिहाजा वो प्रशासन से समय रहते सब ठीक करने की बात कर रहे हैं। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।